ये कहानी भी मैंने खुद ही लिखी है और ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। कहानी को पूरा सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगती है और आपको किस प्रकार की स्टोरी चाहिए। उस टॉपिक के बारे में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सोहन और उसकी गाय कैसे हुए लापता? नील वन में जाने वाला हर इंसान किस तरह से हो रहा था लापता? और आखिर वो इंसान जा कहाँ रहे थे? आखिर कौन थी प्रिया? केसरगढ़ में रात को निकलना क्यों किया लोगों ने बंद? और रात में आखिर ऐसा क्या होता था जिसकी वजह से सुबह सुबह नील जंगल में बहुत सारा खून मिलता था? अगर प्रिया मर चुकी है तो फिर रोज रात को प्रिया के चिल्लाने की आवाज क्यों आती है? रोज रात को किसके दहाड़ने की आवाजें आती है? और क्या नए फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित और रोहन जानवर और इंसान जो कि लापता हो चुके हैं उसे ढूंढ पाएंगे? और रोशन के घर के छपरों में से किसका खून बहा करता था? रोशन कौन था और कैसे रोशन खुद की लाश सुमित को दिखाता है? और आखिर क्यों थे सब लाशों में दांतों के निशान कॉमन? क्या सुमित भी जिस तरह से केसरगढ़ के लोग लापता हो रहे हैं वैसे ही लापता हो जाएगा, या सुमित इन रहस्यों से पर्दा फाश कर देगा? ये जो मैंने आपको इस स्टोरी के बारे में एक समरी दी है, इसमें से कुछ ही चीजें इस फर्स्ट पार्ट में आएंगी और बाकी पार्ट्स भी जल्द ही आ जाएंगे। ये कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है और मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे तो आपको जरूर मजा ही आ जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपनी कहानी की ओर चलते हैं और मैं और आप उस खौफनाक दुनिया में अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ पुलिस वाले और साथ में इंस्पेक्टर रणविजय और फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित अपने प्रिय मित्र रोहन की लाश के साथ फॉरेंसिक लैब पहुंचते हैं। सुमित काफी ज्यादा रो रहा होता है और बस यही कह रहा होता है कि जिसने भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा है मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। और इंस्पेक्टर रणविजय उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे और वो कब से बस यही बात कह रहे थे कि जो हो गया सो हो गया। इंस्पेक्टर रणविजय सुमित से पूछते हैं, हो सकता है कि जहां रोहन की लाश मिली हो उसी के आसपास ही कहीं बाकी सबकी लाशें भी मिल जाए जो कि लापता हो चुकी है। और फिर इंस्पेक्टर रणविजय सुमित से पूछते हैं, आखिर रोहन के साथ क्या हुआ था और ये गले के बाजू में 2 दांतों जैसे निशान क्या है? इस बात पर सुमित कहने लगता है, चलिए तो अब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि कौन है सुमित, रणविजय कौन है और ये लोग फॉरेंसिक लैब में किसकी बातें कर रहे हैं। तो अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। केसरगढ़ बहुत ही सुंदर गांव था। घाटियां, पेड़ पौधे और ज्यादातर जंगल भी थे। इस गांव में आबादी भी कम हुआ करती थी। इस गांव को कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। ये एकदम मनमोहक गांव था। केसरगढ़ गांव की पहचान थी नील वन, जिसको लोग नील वन या नील जंगल कहते थे। पर इन गांव वालों को पता भी नहीं होगा कि इस सुंदर से जंगल में एक खून का प्यासा आने वाला है। 5 जुलाई शाम सोहन नील वन में अपनी गाय को चराने के लिए गया था। जब गाय चरने गई हुई थी तब सोहन पूरे दिन काम करके थक चुका था। इसीलिए सोहन ने सोचा जब तक गाय चरकर आएगी तब तक क्यों ना मैं यहीं थोड़ा विश्राम कर लूं। जब सोहन आंखें बंद करके आराम करना शुरू करता है तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने कहा, सोहन इधर देखो सोहन। सोहन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि जैसे कोई हवा में उड़कर गया हो। फिर अचानक से वो थोड़ी सी दूर पर देखता है तो वहां बहुत ज्यादा खून बह रहा था। सोहन डर कर उठ जाता है। अचानक से उसकी गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है।
सोहन को लगता है कि किसी जानवर ने मेरी गाय को मार तो नहीं दिया। यही सोचते सोचते सोहन जहाँ से गाय की आवाज आ रही थी वहाँ पर भाग कर जाता है और तभी कुछ ही देर में सोहन की दर्द भरी चीख के साथ नील वन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। रात को गांव वालों को सोहन की पत्नी की जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही होती है। सारे गांव वाले अपने अपने घर से बाहर निकलकर सोहन की पत्नी को रोता हुआ देखते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। फिर इस बात पर सोहन की पत्नी कहती है, सोहन सुबह सुबह घर से अपनी गायों के साथ निकला था। रात के 10 बजने को आ चुके हैं पर वो अभी तक घर नहीं आया। मैंने उसे कई बार फोन भी लगाया पर वो फोन भी नहीं उठा रहा है। ना ही सोहन आया है और ना ही गाय घर पर लौटी है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस बात पर केसरगढ़ गांव का सरपंच कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम सारे गांव वाले मिलकर अभी उसे ढूंढते हैं, मिल जाएगा, आप रोइए मत। और ये बोलकर सरपंच के साथ 3-4 और लोग सोहन को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं और बाकी के गांव वाले एक साथ होकर एक जगह बैठ जाते हैं। सरपंच उन लोगों के साथ सोहन सोहन कह कहकर पूरे गांव में भटक रहा था। मन ही मन बोल रहा था, इतनी रात गए सोहन आखिर कहाँ चला गया। और ये बोलते बोलते ही उसे अचानक से नील वन दिखाई देता है। वो 3-4 लोगों को बुलाता है, फिर कहता है, क्या पता सोहन इस जंगल में मिल जाए। इस बात पर सरपंच के साथ वो लोग भी सोहन को ढूंढने जाने ही वाले होते हैं। तभी उन 3-4 लोगों में से एक शख्स सरपंच से कहता है, क्या पता अंदर कोई जंगली जानवर हो, हमें कुछ हथियार भी साथ लेकर जाना चाहिए। इस बात पर सरपंच आजू बाजू से बड़ी बड़ी लकड़ियां और पत्थर उठा लेता है। जब वो लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद में उन सभी लोगों की बेहद दर्दनाक और जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस स्टोरी को लिखते हुए मुझे बहुत मेहनत लगी है और मैं ऐसी ही कई सारी भूतिया, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए अक्सर लाया करती हूं। तो अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह लगभग 8 बजे पुलिस नील वन के सामने तलाशी कर रही थी क्योंकि वो 2-3 लोग और साथ में सरपंच भी अब लापता हो चुके थे और नील वन के आसपास खून गिरा हुआ था। सरपंच के घर वाले और बाकी सारे के सारे केसरगढ़ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। साथ ही साथ पुलिस भी परेशान हो गई थी क्योंकि पहले सोहन गायब हुआ, उसके बाद उसे ढूंढने के लिए जो सरपंच और बाकी के 3-4 लोग गए वो भी अब नहीं मिल रहे। अगर वो सब मर भी चुके हैं तो उनकी लाशें भी अभी तक बरामद नहीं हुई थी। पुलिस उन लोगों को ढूंढते हुए लगभग पूरा नील वन देख चुकी थी पर अभी तक भी उन लोगों की लाशें नहीं मिल रही थी। और देखते ही देखते पुलिस नील वन से बाहर आई और कहने लगी, हमें उन लोगों का शरीर भी नहीं मिला, हर जगह बस खून ही खून है। ये सब देखकर हम इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि उन लोगों की मौत हो चुकी है और क्या पता किसी बड़े जानवर ने उनकी दर्दनाक मौत करके कहीं और ही उनकी लाश को फेंक दिया हो। ये बोलकर जैसे तैसे पुलिस इस केस को टाल देती है और बस इतना कहते हुए वहां से निकल जाती है कि नील जंगल में बस बड़ी बड़ी लकड़ियां और पत्थर पड़े हैं। हो सकता है कि उन लोगों के ऊपर किसी बड़े जानवर ने हमला कर दिया हो और वो खुद को बचाने के लिए उनके ऊपर हथियार फेंक रहे हो, क्योंकि खून के साथ साथ हथियार भी बरामद हुए हैं और इसी तरह किसी जानवर ने ही उन लोगों को मार दिया होगा।
अब उन लोगों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। और ये बोलकर पुलिस वहां से चली जाती है और केसरगढ़ में 2-3 दिन तक सब लोग उदास रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सभी दोबारा सामान्य होने लगते हैं और अब इन सब चीजों के बारे में भूलने लगते हैं। एक दिन रात को रामू की इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। गांव के सारे लोग रामू के पास पहुंचते हैं। तभी रामू कहता है, मेरी सारी की सारी बकरियां पता नहीं कहां चली गई। ये सुनकर गांव का एक व्यक्ति कहता है, तुमने नील जंगल के पास देखा? अभी थोड़े दिन पहले ही तो नील जंगल के पास इतने सारे लोग लापता हुए। ये बोलकर वो व्यक्ति भागकर नील जंगल के पास पहुंचा। उसने वहां देखा तो नील जंगल से पता नहीं कैसे पर बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में खून बाहर आ रहा था। अब वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाता है और सबको वो भयानक मंजर दिखाता है। जब गांव वाले ये देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये सब क्या है, तभी जंगल के अंदर से अजीब अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ खा रहा हो और खाने की आवाज भी आ रही थी और लगातार खून बहकर केसरगढ़ गांव के अंदर आ रहा था। तभी 2-3 व्यक्ति कहते हैं, अंदर जो भी इन लोगों को मार रहा है वो अंदर ही होगा। हमें जल्दी से वहां जाकर उसे पकड़ लेना चाहिए। अगर वहां कोई इंसान हुआ तो हम उसे यहाँ लेकर आएंगे और अगर अंदर कोई जानवर हुआ तो हम उसे वहीं मार डालेंगे। ये बोलकर वो 2-3 व्यक्ति हाथों में हथियार लेकर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग थोड़ा अंदर जाते हैं। केसरगढ़ के सारे लोग नील वन के बाहर ही खड़े थे। अचानक से उस जंगल के अंदर से बहुत सारे व्यक्तियों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और फिर कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है और थोड़ी देर बाद जो खून केसरगढ़ में आ रहा था अब वो आना रुक चुका होता है। लेकिन फिर अचानक से वो खून दोबारा बहने लगता है और उन लोगों के पास आने लगता है। ये सब देखकर उन सारे लोगों को लगता है कि जो लोग अंदर उस इंसान या जानवर को ढूंढने के लिए गए थे वो सब भी अब अंदर ही मर चुके हैं। और अब ये सारा मामला देखकर केसरगढ़ गांव में भयंकर अफरा तफरी मच गई थी। सब के सब गांव वाले डर के मारे वहां से भागने लगे और अपने घर के पास आकर ही खड़े हुए। धीरे धीरे सारे गांव वाले एक जगह पर खड़े होते हैं। जो लोग अंदर जा चुके थे वो अभी तक बाहर नहीं आए थे। उनकी फैमिली वाले रो रहे थे और कब से बस यही कह रहे थे कि पुलिस को कॉल करो, पक्का नील वन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इन सब को देखकर गांव के एक व्यक्ति ने उसी समय पुलिस को फोन किया। जो पुलिस पहले आकर गई थी दोबारा वही पुलिस केसरगढ़ गांव में पहुंचती है और नील वन के पास पहुंचती है। आसपास पड़े इतने सारे खून को देखकर वो पुलिस बस उन गांव वालों से यही कहती है कि हम सुबह 8 बजे आएंगे और अब आप लोग बस इतना याद रखो कि अब इस जंगल में कोई नहीं जाएगा और कोई अपने घर से बाहर भी मत निकलना। और इतना कहकर वो पुलिस वहां से चली जाती है। अब डर के मारे केसरगढ़ गांव के लोग अपने अपने घर पर जाकर जैसे तैसे चुपचाप सो जाते हैं। सुबह 8 बजे पुलिस केसरगढ़ में पहुंचती है। तब केसरगढ़ के सारे सदस्य नील वन के सामने ही खड़े रहते हैं। पुलिस की गाड़ी में से पुलिस नीचे उतरती है और उन पुलिस में एक सीनियर इंस्पेक्टर रणविजय उतरता है और कहता है, आज रात ठीक 9 बजे मेरे ही पुलिस स्टेशन से कुछ कांस्टेबल रात को यहाँ पर पहरा देने आएंगे और शिकारी भी आएंगे ताकि अगर कोई इंसान हो
तो उनको ये कांस्टेबल पकड़ लेंगे, और यदि कोई जानवर हो तो वो शिकारी उसे जाल बिछाकर उस जानवर को पकड़ लेंगे। और कुछ सदस्य गांव के आसपास भी रहेंगे ताकि कोई भी गांव वाला गांव से बाहर ना निकल सके। मैं अभी आप सब से कह रहा हूँ, जो भी काम हो रात के 8 बजे तक कर लीजिएगा। रात 8 बजे के बाद किसी को भी अपने घर से बाहर जाने की परमिशन आज नहीं है। धन्यवाद। और ये बोलकर इंस्पेक्टर रणविजय अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाता है और कुछ कांस्टेबल भी गाड़ी में बैठते हैं और पुलिस की गाड़ी वहां से निकल जाती है। अब फिर रात 8 बजे जैसा इंस्पेक्टर ने बोला था वैसे ही गांव वाले करते हैं। ठीक रात 9 बजे वो सारे लोग वहां पहरा देने आ जाते हैं। और हाँ, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि आप जो सोच रहे हो असल में वही होता है। सुबह सुबह वहां पर कोई भी नहीं होता और लगातार जंगल में से खून बह रहा होता है। और जब इंस्पेक्टर रणविजय वहां पहुंचता है, ये सब देखकर वो खुद भी पूरी तरीके से चौंक चुका था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और तभी इंस्पेक्टर रणविजय अपनी भारी स्वर में केसरगढ़ गांव के लोगों से कहता है कि मैं इस नील वन में फॉरेस्ट ऑफिसर को आज भेजूंगा और आज से हर रोज रात को फॉरेस्ट ऑफिसर इस जंगल की देखभाल करेगा। इंस्पेक्टर रणविजय ये बोल ही रहा था, तभी पुलिस की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 2 शख्स निकलते हैं। वो दोनों बोलते हैं, हम दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। मेरा नाम है सुमित और ये है मेरा दोस्त रोहन। हमें इंस्पेक्टर रणविजय ने कहा है कि यहाँ रहस्यमय तरीके से लोगों की मौतें हो रही है, तो तुम आज से इस जंगल की देखभाल करोगे और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये बोलकर जैसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित चुप होता है, तभी रोहन कहता है, सुमित और मैं हम दोनों प्रिय मित्र हैं, हम दोनों ही फॉरेस्ट ऑफिसर भी हैं। और फिर रणविजय कहते हैं, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब इस जंगल में कुछ नहीं होगा क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर इस जंगल से आप लोगों की सुरक्षा करेंगे। और ये बोलकर रणविजय वहां से चला जाता है और वो दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर वहीं पर रुकते हैं। सुमित और रोहन गांव वालों के पास जाकर इस जंगल के बारे में पूछने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी मौतें हो रही है और उनकी लाशें लापता हो रही है। और फिर गांव वाले उन्हें बताते हैं कि किस तरह एक एक करके सब के सब लापता हुए जा रहे हैं। ये सुनकर सुमित कहता है, हो सकता है कि किसी जानवर का काम हो ये। थोड़ी देर बाद सुमित और रोहन दोनों यूं ही नील वन को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं और वो दोनों बस उस वन में घूम रहे थे। तभी रोहन कहता है, यार मुझे लगता है यहाँ पक्का कोई जानवर होगा, कितना सुंदर जंगल है, यहाँ कैसे लोगों की लाशें लापता हो सकती हैं। वो ऐसे ही चल रहे थे और बातें कर रहे थे। वो करीबन थोड़ा सा ही आगे जाते हैं, तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि वो उस बारिश में भीग ना जाए। तभी उन दोनों को दूर ही एक घर दिखाई देता है। रोहन की नजर उस घर के छपरे पर पड़ती है तो वो देखता है कि वहां पर कोई बहुत ही डरावना आदमी बैठा होता है, जिसकी आंखें पूरी सफेद, मुंह से लगातार खून बह रहा था और दांत उसके बहुत ज्यादा लंबे लंबे, पूरी तरीके से लाल रंग के कपड़े उसने पहन रखे थे और वो लगातार रोहन को देखकर हंसता जा रहा था। ये देखकर रोहन बहुत जोर से चिल्लाता है, सुमित, सुमित वहां देख। और जैसे ही सुमित वहां देखता है तो वहां कोई नहीं होता और रोहन उस छपरे से कहीं और उसे उड़ते हुए दिखाई देता है। उस डरावने आदमी को उड़ते हुए देखकर रोहन तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुमित रोहन को उठाकर केसरगढ़ गांव में वापस लाता है। जैसे ही उस गांव के लोग रोहन को इस हालत में देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गांव वाले और सुमित मिलकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे रोहन की आंख खुलती है। आंख खोलते ही
वो राक्षस राक्षस ऐसे चिल्लाने लगता है। ये सुनकर सुमित उसे चुप करवाता है और फिर कहता है, तू बेहोश कैसे हो गया था? तभी रोहन उसे बताता है, मैं जो कह रहा था ना कि मैंने एक अजीब से इंसान को देखा, मैंने उसे उड़ते हुए भी देखा था। ये सुनकर इस गांव का ही एक बूढ़ा आदमी कहता है, कहीं वो रक्त पिशाच तो नहीं? ये सुनकर सुमित पूछता है, ये आप क्या बोल रहे हो, रक्त पिशाच? तभी वो बूढ़ा अचानक से हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया था। और जो गांव में और भी बुजुर्ग लोग थे वो कहते हैं, हाँ गलती से निकल गया होगा। और जैसे तैसे करके वो इस बात को टालने की कोशिश करते हैं। सुमित पहले तो इस बात पर गौर करता है, फिर वो भी इस बात को भूल जाता है। फिर सुमित रोहन से कहता है, तेरा वहम होगा यार। ये सुनकर रोहन खड़ा होता है। फिर वो देखता है तो बाहर बारिश बंद हो चुकी थी। ये देखकर वो दोनों फिर से गांव में घूमने लगते हैं। और अब घूमते घूमते रोहन भी कुछ ही देर बाद इस बात को पूरी तरीके से भूल चुका था। वो फिर से उसी जंगल में घूमने लगते हैं। घूमते घूमते वो लोग फिर से उसी घर के पास पहुंच जाते हैं। उस घर को देखकर अब रोहन को वो सारी बातें दोबारा याद आ जाती है और वो थोड़ा डरने लगता है। इस बात पर सुमित कहता है, देख हमें अभी इस जंगल की देखभाल करनी है। अगर तू ऐसे डरेगा तो हम जंगल को कैसे संभालेंगे? तू इतना सोच मत। उसके बाद वो दोनों उस घर के पास जाते हैं। जब वो दोनों घर के पास पहुंचते हैं तो घर को देखकर सुमित कहता है, यहाँ जंगल के बीच में किसका घर होगा? वो घर के आजू बाजू देखते हैं तो घर के दरवाजे के ऊपर लिखा था मिस्टर रोशन। ये देखकर रोहन कहता है, किसी रोशन नाम के आदमी का घर लगता है। घर पर वैसे भी ताला है। जो भी रहता होगा या तो वो यहाँ से कहीं चला गया होगा या फिर शायद यहीं रह रहा होगा। इस बात पर सुमित कहता है, रोहन तू खुद एक बार इस जंगल के बारे में देख। इस जंगल में लोग लापता हो रहे हैं, तो जो भी कोई रोशन नाम का आदमी है वो कैसे इस जंगल में सही सलामत रह पा रहा होगा? इस बात पर रोहन कहता है, वो तो पता नहीं, छोड़ना यार। और यही सब बातें करते करते सुमित और रोहन थोड़ी देर और जंगल में घूमकर फिर से केसरगढ़ गांव में पहुंच जाते हैं। अब शाम के 7:30 बजने को आए थे। सुमित बस अब फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी करने के लिए जंगल में दोबारा वापस जा ही रहा था। वो बस नील वन के एकदम करीब पहुंच चुका था। तभी उसे दूर एक शख्स जंगल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। सुमित ने जोर से उसे आवाज लगाई, ओए जो भी है वहां से हटो, चले जाओ यहाँ से। सुमित जोर जोर से उसे ये कहकर चिल्ला रहा था कि अंदर मत जाओ, पर वो आदमी उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। अब सुमित को गुस्सा आने लगा, कैसे कैसे पागल लोग हैं। सुमित अब भागते हुए उसके पास गया और उसे कहने लगा, भाई क्या हो गया? तुम्हें ही बुला रहा हूं कब से, सुनाई नहीं देता क्या? लेकिन तब भी उस आदमी ने सुमित की बात नहीं सुनी। सुमित को इतना गुस्सा आया, उसने उसका हाथ पकड़कर खींचकर एक धक्का मार दिया और तभी उसे अचानक से होश आया और वो प्रिया प्रिया कहकर चिल्लाने लगा। ये सुनकर सुमित उस आदमी से कहने लगा, कौन प्रिया? तभी वो आदमी डरते हुए कहता है, वो जो सामने लड़की है ना, वो प्रिया है। जैसे ये सुमित सामने देखता है तो वहां कोई लड़की नहीं होती, लेकिन दूर कहीं उसे ऐसा लगता है जैसे वहां कोई खड़ा है। जब सुमित ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि कोई उसे देखकर कब से उसे ही घूरे जा रहा है। जब वो ध्यान से उसका हुलिया देखने की कोशिश करता है तो उसे समझ आता है कि उसकी लाल लाल आंखें हैं
लंबे लंबे बाल हैं, मुंह से लगातार खून निकल रहा है और 2 लंबे दांत उसके मुंह के बाहर है और एक लंबा लाल रंग का कपड़ा उसने अपने गले में बांधा हुआ है और उसकी पूरी पोशाक काली है। और जब सुमित ने और ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि वो वैम्पायर जैसा दिखने वाला आदमी सुमित को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। सुमित जब ये देखता है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वो आदमी कहता है, क्या हुआ सुमित? इस बात पर सुमित 2-3 बार अपनी आंखें इधर उधर करता है और जैसे ही वो फिर से वहां देखता है तो अब वहां पर कोई भी नहीं था। पूरा का पूरा जंगल खाली था और बस हवाएं चल रही थी, तेज हवाएं। ये देखकर सुमित उस आदमी से कहता है, कुछ नहीं हुआ। और ये कहते ही जैसे ही सुमित अब उस आदमी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो व्यक्ति बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ है। अब सुमित उसे जल्दी से उठाकर गांव में लेकर आता है, उसके ऊपर पानी के छींटे मारता है। अब वो आदमी उठते ही बस प्रिया प्रिया चिल्ला रहा था। ये सुनकर गांव का एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राम प्रसाद कहता है, प्रिया? कौन सी प्रिया? इस बात पर वो व्यक्ति फिर से कहता है, हाँ वही प्रिया जो लापता हो गई थी। मैंने जैसे ही उसे देखा आगे मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस अपने आप ही उसके पास जाने लगा और अचानक से ये फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित ने मुझे धक्का दे दिया तो मुझे अचानक से होश आया। ऐसा लगा था जैसे उसने मुझ पर वशीकरण किया है और मैं बस अपने आप वहां चले जा रहा था। ये सब होने के बाद रोहन कहता है, अरे कुछ नहीं है, आपके मन का वहम होगा, अब आप घर पर जाकर आराम कीजिए। और हाँ, अब कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलेगा, मैं और सुमित जंगल में जा रहे हैं। और ये बोलकर सारे गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं और तकरीबन रात 8 बजे दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित और रोहन नील जंगल के पास पहुंच जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो नील वन के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचते हैं तभी सुमित रोहन से कहता है, यार रोहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आज एक वैम्पायर जैसे शख्स को मेरे सामने खड़े हुए देखा था। इस बात पर रोहन कहता है, मैं तो तुझे पहले से ही बोल रहा था, मैंने भी उस घर के छपरे के ऊपर एक पिशाच जैसे आदमी को ही देखा था। अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। सुमित और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी अचानक से बिजली चमकने लगी और जोरदार बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत ज्यादा ही तेज बारिश चालू हो गई। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा था और कभी भी काफी ज्यादा बारिश भी हो सकती थी, इसीलिए सुमित और रोहन अपने लिए रेनकोट साथ में ही लेकर आए थे। वो दोनों रेनकोट पहनते हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और फिर सुमित फिर से रोहन से बातें करने लगता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी रोहन अचानक से चुप हो जाता है और उठकर एक जगह को देखने लगता है। सुमित 2-3 बार उसे बुलाता है, रोहन रोहन, लेकिन रोहन कोई जवाब नहीं दे रहा था। सुमित जहां रोहन देख रहा था वहीं पर देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वहां एक औरत खड़ी है और धीरे धीरे अब रोहन उस औरत की तरफ जाने लगता है और अचानक से रोहन की चलने की रफ्तार तेज हो जाती है और वो बहुत तेजी से उस औरत के पास जाने लगता है। सुमित भागकर उसे पकड़ता है और उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास लेकर आता है
और अचानक से तुरंत ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर वो दोनों इतना ज्यादा डर जाते हैं। सुमित और रोहन आसपास देखे बिना अब वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते सुमित को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सुमित टॉर्च चालू करता है और उसे खाली 2-3 सेकंड के लिए एक डरावने से पिशाच की शक्ल दिखाई देती है। और जैसे वो टॉर्च करता है, पिशाच वहां से उड़कर कहीं और ही चला जाता है। ये सब देखकर अब सुमित बहुत ज्यादा डर चुका होता है। रोहन और सुमित लगातार भाग ही रहे थे। अब उन्हें खुद को भी नहीं पता होता कि वो भागकर जा कहां रहे हैं। वो सीधा उसी घर के पास आकर रुकते हैं और दोनों ही डर के मारे जोर जोर से गेट खटखटाने लगते हैं, क्योंकि अंदर से लाइट आ रही थी और अब घर पर ताला भी नहीं था। उन दोनों को लग रहा था कि जो भी इस घर में रहता है वो आ चुका है। वो लगातार दरवाजा खटखटा ही रहे थे। फिर किसी ने दरवाजा खोला और वो दोनों सीधा ही घर के अंदर चले गए। जिस आदमी ने दरवाजा खोला था वो दरवाजा बंद करके उन दोनों के पास आता है और कहता है, क्या हो गया? आप पलंग पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। और फिर वो उन दोनों के लिए पानी लेकर आता है। दोनों पानी पीते हैं और 2-3 मिनट तक शांत बैठे रहते हैं और फिर अब वो कुछ बोलने लायक हो चुके थे। फिर वो दोनों उस व्यक्ति से पूछते हैं, आपका नाम मिस्टर रोशन ही है ना? इस बात पर वो आदमी कहता है, हाँ, मेरा नाम ही रोशन है। मैं अभी 2-3 घंटे पहले ही अपने गांव से यहाँ आया हूँ। इस बात पर रोहन और सुमित कहते हैं, हम दोनों पहले भी आपके घर के पास आए थे। हमने आपके दरवाजे के ऊपर पढ़ा था आपका नाम, जिस पर लिखा था मिस्टर रोशन। फिर रोशन उन लोगों से पूछता है, आप दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर हो क्या? वो आपके पास अभी फॉरेस्ट ऑफिसर का बैच लगाया हुआ है ना, इसीलिए मैंने पूछा। इस बात पर वो दोनों कहते हैं, हाँ, हम दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर ही हैं। और फिर वो दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर रोशन को सब कुछ बता देते हैं। फिर रोशन उन दोनों से कहता है, आपको जो औरत दिखाई दी थी वो प्रिया थी और आपको जो पिशाच जैसा कुछ दिखा था वो व्यक्ति रक्त पिशाच था। इस बात पर वो दोनों पूछते हैं, रक्त पिशाच और प्रिया कौन है? इस बात पर रोशन कहता है, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, पर अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इस बात पर वो दोनों भी रोशन को इतना फोर्स नहीं करते। तभी सुमित की नजर उस घर के छपरे पर गई। रोशन उनके लिए नाश्ता लाने के लिए किचन में जा चुका था, इसीलिए सुमित खिड़की के पास जाता है और टॉर्च जलाकर देखता है। वहां इतनी तेज बारिश हो रही थी और लगातार उन छपरों में से बहुत तेजी से लाल रंग का पानी गिर रहा था। तभी रोहन भी सुमित के पास आकर लाल रंग के उस पानी को देखता है। रोहन और सुमित दोनों ही सोचने लगते हैं, हम लोगों ने सुबह भी यहाँ लाल रंग के पानी को देखा था और अभी भी ये लाल रंग का पानी आ रहा है। आखिर ये पानी आ कहां से रहा है? चल बाहर इन छपरों के ऊपर देखकर आते हैं। और ये बोलकर वो दोनों घर के बाहर निकलने ही वाले होते हैं और जैसे ही वो दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाते हैं तभी रोशन उन्हें पीछे से बुलाता है, क्या हो गया? कहां जा रहे हैं आप लोग? तभी रोहन कहता है, वो कुछ नहीं, आपके घर के छपरे में से लाल रंग का पानी गिर रहा था, वही देखने जा रहे थे कि ये पानी लाल रंग का कैसे आ रहा है। तभी रोशन कहता है, वो कुछ नहीं, ऐसे ही आ रहा होगा, आप दोनों यहाँ आकर बैठ जाइए।
और रोहन वापस से बैठने जा ही रहा था, लेकिन तभी सुमित रोहन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हम दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। अगर जंगल में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों को इसलिए तो भेजा है। अगर यहाँ पर ये लाल रंग का पानी गिर रहा है तो हम एक बार देख तो सकते हैं ना कि आखिर ऊपर क्या है। ये बोलकर रोहन और सुमित दोनों ही रोशन के मना करने के बावजूद भी दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाते हैं। वहां बाहर ही एक सीढ़ी होती है। अब रोहन सीढ़ी पर चढ़कर उस छपरे पर देखता है और वो एकदम शॉक हो जाता है। सुमित उससे पूछता है, क्या हुआ रोहन? पर रोहन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। रोहन को इस तरह से खामोश देखकर अब सुमित भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर आने लगा और उसने भी जो देखा तो वो भी वहीं दंग रह गया। उन दोनों ने देखा कि घर की छत पर एक लाश पड़ी हुई है। वो दोनों अब छत पर जाते हैं, उस लाश को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लाश रोशन की थी। अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। ये देखकर रोहन भागने लगता है। तभी सुमित रोहन से कहता है, देख, हमें प्रूफ के लिए रोशन की लाश को लेकर जाना होगा। फिर जब हम इंस्पेक्टर रणविजय को ये सब दिखाएंगे तो लाश देखकर वो खुद समझ जाएंगे कि सच में इस जंगल में कुछ प्रॉब्लम है। ये सुनकर रोहन कहता है, हाँ तू सही कह रहा है, जल्दी से उठा इस लाश को। ये बोलकर जैसे ही वो लाश उठाने के लिए जाते हैं और वापस पीछे मुड़ते हैं तो वहां पर कोई लाश नहीं होती। अब ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी सुमित कहता है, अगर रोशन मर चुका है तो रोशन के घर पर कौन है? वो सीधा भागकर जैसे तैसे सीढ़ियों से नीचे आते हैं। जब वो घर की तरफ देखते हैं तो जो वो अपने सामने देखते हैं उसे देखकर उनके पैर वहीं जम जाते हैं। उन दोनों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उनके सामने रोशन की जगह पिशाच खड़ा था और वो अपनी अजीब सी और भारी सी आवाज में कह रहा था, मैं रक्त पिशाच। और वो दिखने में इतना ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी लाल थी, मुंह से लगातार खून निकल रहा था, 2 लंबे लंबे दांत, उसके कपड़े पूरे खून से सने हुए और बाल पूरी तरह से भीगे हुए। उस पिशाच को अपनी आंखों के सामने देखकर वो दोनों डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर उन दोनों के पैर हिल ही नहीं पा रहे थे और अचानक से जैसे उनको ऐसा लगा कि उनके पैरों को किसी ने छोड़ दिया और अब वो दोनों इतनी तेजी से वहां से भागने लगे और उस घर से काफी ज्यादा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और अब लगातार बस उस घर में से अजीब अजीब सी गुर्राने की आवाजें आए जा रही थी। तो ये थी अब तक की कहानी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब सुमित रोहन की लाश को फॉरेंसिक लैब में लेकर आता है और इंस्पेक्टर रणविजय जब उससे पूछता है कि रोहन की मौत कैसे हुई, और ये सुनकर सुमित रोते रोते इंस्पेक्टर रणविजय से कहता है, क्या कहता है? चलिए, अगर आपको भी जानना है कि रोहन की मौत कैसे हुई तो अब जो सुमित बता रहा है मैं उसे सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को समझाने की कोशिश करती हूँ। अब रोते रोते सुमित इंस्पेक्टर रणविजय से कहता है, जब हम दोनों भागते भागते उस घर से बहुत ज्यादा दूर आ गए थे तब अचानक से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे से किसी की आवाज आने लगी। रोहन मेरे हाथ से टॉर्च लेता है
और वहां पर टॉर्च करके कहता है, कौन है वहां? अब मैं और रोहन दोनों टॉर्च जलाकर आगे बढ़ रहे थे। तभी मैंने देखा कि वहां पर वही औरत खड़ी है और रोहन अचानक से उस औरत के पीछे पीछे भागने लगा और अब वो औरत वहां से गायब हो गई और रोहन भी पता नहीं कहीं और ही चला गया और उसने टॉर्च भी वहीं गिरा दी थी। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। फिर मैंने टॉर्च उठाई। अब मैं रोहन रोहन कहकर उसके पीछे भागने लगा। मैं काफी आगे गया। मुझे कोई नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे कहीं ना कहीं अब ये भी लग रहा था कि मैंने कहीं रोहन को खो तो नहीं दिया। मैं भागते भागते काफी आगे तक पहुंच गया। अचानक से मेरा पैर किसी बोरी से लगा और मैं दूर जाकर जोर से गिरा। मैंने उस बोरी को देखा तो उस बोरी के अंदर कुछ था और बोरी के बाहर एक हाथ लटका हुआ था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। डरते हुए मैं उसके पास गया। मैंने बोरी में से वो शरीर बाहर निकाला और मैं उसे देखकर दंग रह गया क्योंकि वो रोहन ही था। मैंने उसकी सांसें चेक की। वो सांसें नहीं ले रहा था। उसका शरीर पूरी तरीके से खून से सना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले से खून बह रहा था। रोहन अब मर चुका था। मेरे सामने रोहन की लाश थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने जैसे तैसे रोहन को वहां से उठाया और भगवान का नाम लेते हुए उस जंगल से बाहर आ गया। जब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठा तब तक मैंने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया और फिर मैंने आपको कॉल किया और आप कुछ पुलिस वालों के साथ फॉरेंसिक लैब आए और आपने मुझे बोला कि तुम रोहन की लाश लेकर फॉरेंसिक लैब में आ जाओ। मैं फोन रखकर यहाँ पर आ गया और अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि रोहन की मौत कैसे हुई और कैसे सुमित फॉरेंसिक लैब पहुंचा और कौन था वो इंस्पेक्टर रणविजय। तो अब यहाँ तक तो आपको सब पता चल गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि रोहन की मौत कैसे हुई थी। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर रणविजय की आंख से भी आंसू आने लगते हैं। वो धीरे धीरे कहने लगते हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फॉरेंसिक लैब बुलाया था क्योंकि किसी की भी लाश बरामद नहीं हो पा रही थी और अब रोहन की लाश मिल चुकी थी। तो क्या पता कि इसी लाश में से कुछ क्लू मिल जाए। पता नहीं जंगल में क्या हो रहा है। और अचानक से सुमित जोर से चिल्लाता है और बाजू में पड़े चाकू को उठाकर उस फॉरेंसिक लैब से बाहर निकलने लगता है। इंस्पेक्टर रणविजय उसे रोकते हैं और कहते हैं, तुम कहां जा रहे हो सुमित? ये सुनकर सुमित कहता है, रोहन की लाश मुझे जहां मिली है, हो सकता है कि जितने भी लोग लापता हो चुके हैं उनकी भी लाशें आसपास ही कहीं मिल जाए। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। जो भी इन लोगों को मार रहा है मैं अब उसे मौत की घाट उतार कर रहूंगा। इंस्पेक्टर रणविजय सुमित को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर सुमित बिल्कुल भी नहीं रुकता और जैसे तैसे करके वो गुस्से में फॉरेंसिक लैब से बाहर निकल जाता है और सीधा नील वन में जाकर ही रुकता है। अब कुछ गांव के लोगों को भी ये बात पता चल चुकी थी और वो लोग नील वन के सामने ही खड़े थे। लगभग सुबह के 6 बज चुके थे। हल्की रोशनी आ चुकी थी। बारिश भी अब बंद हो चुकी थी। सुमित भागते भागते वहां तक पहुंचता है। वो आजू बाजू देखता है तो उसे दूर एक बोरी दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि ये वही बोरी है जिसके अंदर रोहन की लाश मिली थी। वो उस बोरी के पास पहुंचता है। उस बोरी पर भी थोड़ा बहुत खून लगा था। उसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जो भी है आ जाओ मेरे सामने, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है
इधर उधर देखता है। तभी सुमित को दिखाई देता है कि आगे एक गुफा है। गुफा के बाजू में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। वो गुफा के पास पहुंचता है। गुफा के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए सुमित अपनी जेब से टॉर्च निकालकर वो जैसे ही टॉर्च को जलाता है तो उसे कोई बहुत जोर से धक्का देता है और उसके हाथ से टॉर्च और चाकू बाहर ही गिर जाते हैं। अब वो उस चाकू और टॉर्च को उठाने के लिए वहां जा ही रहा होता है, पर उसके पैर आगे ही नहीं जा पा रहे थे। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत ही इंस्पेक्टर रणविजय को फोन करता है। रणविजय तुरंत ही फोन उठाता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, सुमित उनसे कहता है, जल्दी से जंगल आ जाइए। तभी इंस्पेक्टर रणविजय उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिला वहां? सुमित उन्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी सुमित का फोन किसी ने खींच लिया और अब सुमित का फोन भी बाहर जाकर गिर गया और वो जो बाजू में पत्थर पड़ा था वो गुफा के ऊपर आकर रुक गया और अब गुफा पूरी तरीके से बंद हो गई। अब सुमित के पास कुछ भी सामान नहीं था। उसका फोन, चाकू, टॉर्च सब कुछ गुफा के बाहर गिर चुका था और गुफा अब उस पत्थर से बंद हो चुकी थी। वो घबराया हुआ अब बस इधर उधर देख रहा था। तभी गुफा के अंदर अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और हंसने की आवाजें आने लगती है और अचानक से पता नहीं कहां से गुफा के अंदर उड़कर उसके थोड़ी सी दूर सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है और अब उसके हाथ में चाकू होता है। सुमित ये सब देखकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है और कहीं ना कहीं अब सुमित को ये एहसास हो चुका था कि हो ना हो जो उसके सामने खड़ा है वो वही रक्त पिशाच है, क्योंकि वो अंधेरे में भी रक्त पिशाच के जैसा ही दिखाई दे रहा था। तभी वहां से एक भयंकर आवाज आती है, मैं रक्त पिशाच और अब तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। अब सुमित बहुत ज्यादा डर चुका होता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो हांफने लगता है और उसे ये लग रहा था कि अब उसकी मौत बहुत करीब है और अब उसकी जिंदगी का ये आखिरी पल है। वो रक्त पिशाच चाकू लेकर सुमित के पास आने लगता है और अचानक से वो भागकर सुमित के पास आ जाता है और उसी चाकू से उसे मारता है। लेकिन तभी तो आपको कैसा लगा फॉरेस्ट ऑफिसर और रक्त पिशाच की स्टोरी का ये पार्ट 1? ये स्टोरी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से लिखी है, तो इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। पार्ट 2 का इंतजार करिए और मुझे बताइएगा कि आपको पार्ट 1 कैसा लगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मुझे कोई स्टोरीज भेजनी है तो मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हाँ, कमेंट करके आप अपना फेवरेट टॉपिक भी मुझे बताना। तब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिए और कमेंट में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए ऐसी और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके बाय।